हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिफेंस मास्टर मैथ्स। स्टूडेंट्स, आज हम लोग डीपीपी का फोर्थ वीडियो स्टार्ट करने जा रहे हैं, है ना। आई होप आपको तीन जो डीपीपी जिसके पहले थे और उसके क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे होंगे, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जितना हो सके उतना अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए, ठीक है। और आई होप आपको डीपीपी के साथ क्वेश्चंस करने में काफ़ी मज़ा आ रहा होगा, क्योंकि इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस है और सारे टॉपिक्स भी आपके रिवाइज हो रहे होंगे, ठीक है। तो बिल्कुल एक एक क्वेश्चन को अच्छे से करिए, है ना। टाइम दीजिए एक एक क्वेश्चन पे, क्योंकि मैं भी बहुत टाइम लेकर के क्वेश्चन सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है, ताकि आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो, आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से रिवाइज हो जाए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज DPP4। DPP4 का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ 13C7 प्लस 13C8 प्लस 13C9 प्लस अप टू सो 13C3 13 की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है बेटा। चलिए, अभी हमको ये पता है फार्मूला आपको पता होने से पहले एक चीज़ ये पता होना चाहिए, क्या? NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 प्लस अप टू सो NCN 13C13 की वैल्यू कितनी होती है बेटा? 2 की पावर n, है ना। 2 की पावर n को मतलब 2 की पावर 13, इसकी वैल्यू पता है ना, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से एक फार्मूला लगाने जा रहा हूँ। NCR की वैल्यू पता होगा आपको। NCR की वैल्यू किस बराबर होती है? NCN माइनस आर के बराबर होती है, ठीक। क्लियर होगी बात यहाँ तक? अच्छा, टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने होंगे? 14, ठीक। 14 है तो इसका मतलब 7 टर्म तक क्या होगा? ट्वाइस होने लगेगा फिर उसका से। तो 13C0 को मैं 13 माइनस 0 13C13 लिखता हूँ कि नहीं, प्लस 13C1 को क्या लिखता हूँ? 13C12 प्लस इसको मैं क्या लिखता हूँ बेटा? 13C11 प्लस अप टू सोन कहाँ तक जाएगा बेटा? 13C7 तक जाएगा कि नहीं जाएगा, ठीक। उसके बाद से फिर ये सब चीज़ें क्या होंगी? फिर दोबारा वही चीज़ मिलने लगी, मतलब ये ट्वाइस हो जाएगी नहीं इसके बराबर, बताइएगा, ठीक है। इसके लिए 2 की पावर 13 के बराबर हो जाएगी नहीं, तो इस वाले 2 से एक 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये मैं बोल सकता हूँ 13C13 प्लस 13C12 प्लस अप टू सो 13C7 की जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर हो जाएगी बेटा? 2 की पावर 12 के बराबर होगी कि नहीं? क्लियर होगी बात? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 की पावर 12, दैट इक्वल्स टू फर्स्ट पार्ट। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो बस इसमें यही कॉन्सेप्ट एक लगाना था, एक कॉन्सेप्ट ये लगाना था NCR इक्वल्स टू NCN माइनस आर, और दूसरा कॉन्सेप्ट क्या था? NC0 प्लस NC1 प्लस टू वन NCN का जो सम होता है कितना होता है? 2 की पावर n, ठीक है। तो यहाँ पे n क्या था? 13 था, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर सेकेंड बोला कि द कर्व इज गिवन बाई x इक्वल्स टू cos 2t एंड y इक्वल्स टू sin t रिप्रेजेंट्स, ठीक है, ठीक है। तो अब देखिए इसमें क्या करें, पहले तो पैरामीट्रिक फॉर्म दे रखा है ना, तो पैरामीट्रिक फॉर्म दे रखा है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? पहले तो हम लोग को t को एलिमिनेट करना होगा, तो cos 2t का फॉर्मूला लगा दे। cos 2t क्या होता है? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ऑफ t होता है, ठीक है। तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर t मतलब वाई स्क्वायर, तो यहाँ से मैं लिखता हूँ x इक्वल्स टू 1 माइनस 2 वाई स्क्वायर। तो यहाँ से वाई स्क्वायर इक्वल्स टू किस बराबर हो जाएगा बेटा? वाई स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा 1 माइनस एक्स अपॉन 2। तो क्या बन रहा है बेसिकली? वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax का फॉर्म बन रहा है कि नहीं, ठीक है। या फिर इसको मैं और सिंप्लीफाई करके लिखूँ तो माइनस हाफ टाइम्स एक्स माइनस 1 लिखता हूँ कि नहीं, तो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x का फॉर्म दिख गया। तो क्या बन रहा है बेसिकली? पैराबोला बन रहा है कि नहीं, ठीक है ना। तो इक्वेशन क्या बन रहा है आपका? पैराबोला, ठीक है। तो पार्ट ऑफ पैराबोला। क्लियर होगी बात की नहीं, ठीक है ना। तो आपको कभी भी इस टाइप का इक्वेशन दिया हो, मतलब पैरामीट्रिक के फॉर्म में दिया हो, तो आप क्या करोगे? हमेशा टी के फॉर्म में दिया है चाहे थीटा के फॉर्म में दिया है, तो उसको पहले आप एलिमिनेट करोगे, एक्स और वाई में एक इक्वेशन निकालोगे, तब वो इक्वेशन बताएगी कि क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है कि स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है, कि एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट कर रहा है, कि वाई एक्सिस रिप्रेजेंट कर रहा है, कि पैराबोला रिप्रेजेंट कर रहा है, कि इलिप्स, कि हाइपरबोला, जो भी है, ठीक है ना। ठीक है, तो वो इक्वेशंस निकालने के बाद ही आप पता करोगे, ठीक है। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। थर्ड क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा जरा यहाँ पे। थर्ड क्वेश्चन देखिएगा जरा यहाँ पे क्या बोला है कि यहाँ पे लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 प्लस। यहाँ बस जरा ध्यान देना, 2 प्लस का मतलब 2 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू। 2 प्लस का मतलब प्लस 2 तो नहीं होता है ना, 2 प्लस का मतलब 2 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू। तो अच्छा बताइए, 2 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू का ग्रेटेस्ट इंटीजर लिया जाए तो कितना हो जाएगा बेटा? 2 ही होगा कि नहीं, ठीक। क्लियर होगी बात? अच्छा, अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स अपॉन 3 दे रखा है, तो 2 प्लस अपॉन 3 करोगे, 2 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू में और 3 से डिवाइड करोगे, तो ये वैल्यू जो होगी आपका 1 से कम हो जाएगी कि नहीं? बोलिएगा जरा यहाँ पे, ठीक है। क्लियर होगी बात नहीं? 2 प्लस 1 का तो 2 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू 2.1 में 3 से डिवाइड करोगे तो क्या ये वैल्यू 1 से कम होगी कि नहीं? तो 1 से कम होगा तो इसका ग्रेटेस्ट कितना हो जाएगा बेटा? 0 हो जाएगा कि नहीं? बस अभी क्वेश्चन हो गया। तो यहाँ से क्या हो जाएगा बेटा? लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 प्लस, ठीक। ये क्या था बेटा? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स का क्यूब। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स कितना आया था बेटा? 2 का क्यूब अपॉन 3 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स अपॉन 3। एक्स अपॉन 3 कितना हो जाएगा बेटा? 0 का क्यूब हो जाएगा कि नहीं, ठीक है। नहीं, क्यूब नहीं है यहाँ पे, क्यूब नहीं है यहाँ पे, ठीक। क्लियर हो गई बात यहाँ तक? तो इसका आंसर कितना आ जाएगा बेटा? 8/3, ठीक है।
आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ग्रेटेस्ट नंबर की प्रॉपर्टी आपको पता ही होगा, ठीक है ना। हमने क्या किया यहाँ पे 2 प्लस है, तो 2 प्लस का ग्रेटेस्ट नंबर मतलब 2 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू का ग्रेटेस्ट नंबर कितना आ जाए बेटा, 2 आ जाए कि नहीं, ठीक है। और 2 प्लस अपॉन 3 मतलब 2 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू अपॉन 3 करोगे तो क्या हो जाएगा, 1 से कम हो जाएगी, 1 से कम हो जाएगी तो उसका होल का ग्रेटेस्ट नंबर कितना हो जाएगा बेटा, 0 के इक्वल बराबर हो जाएगी नहीं। तो ये इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी बेटा, 0 के बराबर हो जाएगी, और इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, ये आपका 2 का क्यूब के बराबर हो जाएगा कि नहीं, ये आपका 2 हो जाएगा बेसिकली, तो 2 का क्यूब हो जाएगा। क्लियर होगी बात। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा बेटा, 8/3। ठीक, हाँ। अब इसमें बोला है फोर्थ क्वेश्चन में लेग्रांजीज मीन वैल्यू थ्योरम एलएमवीटी इज नॉट एप्लीकेबल फॉर। तो लेग्रांजीज मीन वैल्यू थ्योरम क्या बोलता है, फर्स्ट क्या बोलता है, फंक्शन शुड बी कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल ए टू बी। सेकंड, फंक्शन शुड बी डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए टू बी, ठीक है। फिर उसके बाद से फिर तो लास्ट वाला क्या होता है, एफ डैश ऑफ सी की वैल्यू क्या होती है, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए के बराबर होता है, ठीक है। क्लियर होगी बात, ठीक है। तो अब पहले तो एक कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी चेक करना पड़ेगा। तो अच्छा बताइए यहाँ पे ये क्या है आपका, इसमें लिखता हूँ एक्स टाइम्स एक्स माइनस 2 लिखता हूँ कि नहीं, ठीक है। ये आपका क्या है, पॉलिनोमियल है, तो पॉलिनोमियल हमेशा क्या होता है बेटा, कंटिन्यूअस भी होता है और डिफरेंशिएबल भी होगा। तो ये कंटिन्यूअस भी होगा और क्या होगा बेटा, डिफरेंशिएबल भी होगा, क्योंकि यहाँ पे कहीं पे भी कॉर्नर नहीं आएगा, न तो कहीं पे ग्राफ ब्रेक करेगा। तो इसका मतलब क्या होगा, हमेशा कंटिन्यूअस भी होगा और डिफरेंशिएबल भी होगा। ठीक, यहाँ पे आ जाइए, मॉड ऑफ एक्स माइनस 2 का ग्राफ मैंने एक लेक्चर में बताया था। मॉड ऑफ एक्स माइनस 2 का ग्राफ मतलब ऐसा बनेगा कि नहीं, ये पॉइंट क्या हो जाएगा 2,0, 2,0 मतलब 2 पे क्या आ रहा है, कॉर्नर आ रहा है ना, तो कॉर्नर इसका मतलब क्या हो रहा है, नॉन डिफरेंशिएबल होगा कि नहीं, नॉन डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल्स टू 2, एक कंडीशन फेल हो गई कि नहीं, ठीक। तो ये तो अभी चलते फिर आगे चेक कर लेते हैं। यहाँ पे ये बोला है एक्स टाइम्स मॉड ऑफ एक्स, तो एक्स टाइम मॉड ऑफ एक्स को अगर मैं इसको ओपन करूँ तो इसको मैं क्या लिखता हूँ बेटा, ये एक्स स्क्वायर कब होगा, जब एक्स आपका ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 0 होगा, और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कब होगा, जब एक्स आपका लेस देन 0 होगा। तो इसका ग्राफ बनाओगे तो राइट साइड में एक्स स्क्वायर ग्राफ बनेगा और लेफ्ट साइड में क्या होगा, माइनस एक्स स्क्वायर ग्राफ बनेगा। तो ये देख रहे हो, ये भी फंक्शन क्या हो रहा है, कंटिन्यूअस हो रहा है, और कहीं पे ना तो ब्रेक कर रहा है तो कहीं पे जंप कर रहा है, इसलिए फंक्शन क्या होगा, हमेशा कंटिन्यूअस होगा और डिफरेंशिएबल भी होगा। क्लियर होगी बात। एक्स क्यूब का ग्राफ भी ऐसे ही बनता है, ठीक है। तो इसका मतलब ए भी कंटिन्यूअस हो गया, डिफरेंशिएबल होगा, कंटिन्यूअस ए भी, थर्ड वाला भी डिफरेंशिएबल होगा, कंटिन्यूअस हो गया, फोर्थ वाला भी कंटिन्यूअस हो गया, डिफरेंशिएबल होगा, फर्स्ट वाला भी कंटिन्यूअस हो गया और डिफरेंशिएबल भी हो गया। लेकिन सेकंड वाले में क्या हो रहा है, 2 पे क्या हो रहा है, नॉन डिफरेंशिएबल हो रहा है। इसका मतलब इस पे क्या होगा, एलएमवीटी आपका अप्लीकेबल नहीं होगा। और देख सकते हो एक्स को 2 क्या हो रहा है, 1 से 4 के बीच में लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट पे क्या हो रहा है, आपका एलएमवीटी अप्लीकेबल नहीं हो रहा है। क्लियर होगी बात, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 5 बोला कि इफ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कॉस एक्स इज ए एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ बी देन इसको मैंने मैं वाई मान लिया, कॉस ऑफ कॉस एक्स, ठीक बेटा, कॉस ऑफ कॉस एक्स। तो वाई मैक्सिमम कितना होगा बेटा, 1 होगा कि नहीं, कॉस ऑफ कॉस एक्स की मैक्सिमम कितनी होगी, 1, मतलब एक आपका क्या होगा 1, कब होता है बेटा, जब एक्स आपका π/2 हो जाए, ठीक है। एक्स आपका π/2 हो जाएगा, कॉस π/2 कितना हो जाएगा बेटा 0, और कॉस 0 कितना हो गया 1, ठीक है। इसका मतलब वाई मैक्सिमम कितना आ गया 1। वाई मिनिमम कितना हो जाएगा बेटा, वाई मिनिमम कितना हो जाएगा, कॉस ऑफ 1 होगा कि नहीं, कब होगा, जब एक्स आपका 0 के इक्वल हो जाए, एक्स आपका 0 के इक्वल हो जाए तो कितना हो जाएगा, मिनिमम कितना हो जाएगा, कॉस ऑफ 1। तो अब देख लीजिए ऑप्शन क्या कह रहा है, देन बी इक्वल्स टू कॉस ए नहीं, बी इक्वल्स टू कॉस 1 नहीं, ए इक्वल्स टू 1 नहीं दे रखा है यहाँ पे, तो यहाँ से बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, अच्छा हाँ, अब यहाँ देखिए बी इक्वल्स टू कॉस ए दे रखा है और 1 क्या दे रखा है ए, जिसका मतलब बी इक्वल्स टू किसका हो जाएगा बेटा, कॉस ऑफ ए, क्योंकि ए और बी में रिलेशन दे रखा है ना ऑप्शन में, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, फर्स्ट पार्ट। क्लियर होगी बात ना, ठीक है। तो वाई मैक्सिमम आपको निकल गया, और वाई मिनिमम कैसे निकालेंगे आपको आइडिया लग गया होगा, ठीक है। तो ट्रिग्मेट्रिक फंक्शंस को थोड़ा सा अच्छे से रिवाइज करिएगा आप, और इसमें आपको आइडिया लग जाएगा। क्लियर होगी बात। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन 6, द वैल्यू ऑफ 10 की पावर 6 15 डिग्री माइनस 15 10 की पावर 4 15 डिग्री प्लस 15 टाइम्स 10 स्क्वायर 15 डिग्री माइनस 3 ईच, इसकी वैल्यू किसको हो जाएगी, ठीक है बेटा। थोड़ा सा आइडिया हम ले लेते हैं, हम क्या करते हैं, थीटा को 15 डिग्री मान लेते हैं, ठीक है बेटा। तो यहाँ से 3 थीटा किसको हो जाएगा बेटा, 45 डिग्री होगा कि नहीं, ठीक है। दोनों तरफ 10 ले लेते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा 10 3 थीटा इक्वल्स टू 10 45 कितना होगा बेटा 1, ठीक है। 10 3 थीटा किसको हो जाएगा 3 10 थीटा माइनस 10 क्यूब थीटा, ठीक है, इक्वल्स टू क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं नीचे वाले को 1 माइनस 3 10 स्क्वायर ऑफ थीटा, ठीक। क्लियर होगी बात यहाँ पे, ठीक। स्क्वायर कर देते हैं बोथ साइड, तभी तो पावर 6 आएगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। इसका स्क्वायर करो कितना हो जाए बेटा 9 10 स्क्वायर थीटा प्लस 10 की पावर 6 थीटा माइनस 6 10 की पावर 4 थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस
9 10 की पावर 4 थीटा माइनस 6 10 स्क्वायर थीटा हो जाएगी कि नहीं? क्लियर होगी बात यहाँ पे। अब हम एक काम करते हैं यार, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख दो, तो सीधा करके लिखोगे तो क्या आ जाएगा बेटा, 10 की पावर 6 थीटा, है ना, माइनस ये कितना हो गया बेटा, ये -16, यहाँ पे माइनस ना आएगा तो कितना होगा, -15, 10 की पावर 4 थीटा प्लस 15 10 स्क्वायर थीटा -3 इक्वल्स टू कितना, किसके बराबर हो जाएगा बेटा, क्योंकि यहाँ पे 1 है ना, तो -3 कर रहे हो तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 1 -3 कितना होगा बेटा, -2। क्लियर होगी बात। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा बेटा, -2। तो इसका आंसर क्या होगा, 4th पार्ट। आई होप आपको क्लियर हो गया ना। बस इसमें बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट लगाना था। क्या हमने थीटा को 15 डिग्री मान लिया, 3 थीटा निकाल लिया, है ना, 3 थीटा इक्वल्स कितना होगा 45 डिग्री, दोनों तरफ 10 ले लिया, 10 लेने के बाद फिर क्या किया हमने, tan 3 थीटा का फॉर्मूला लगा दिया, tan 3 थीटा का फॉर्मूला लगाने के बाद क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया, क्योंकि स्क्वायर इसलिए किया कि यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्राइक करना चाहिए, 10 की पावर 6 थीटा, तो 6 थीटा कब आएगा बेटा, जब 10 क्यूब का होल स्क्वायर करेंगे। क्लियर होगी बात, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये समझ में आ गया होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7। फॉर द रियल नंबर x एंड y डिफाइंड द रिलेशन r x r y इफ mod of x इक्वल्स टू mod of y देन द रिलेशन r इज। ठीक है बेटा, चलो पहले रिफ्लेक्सिव देख चेक कर लेते हैं। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होगा बेटा, मैंने मान लिया कोई सा भी x है जो कि क्या है, r में बिलोंग करता है। ठीक है, तो mod of x इक्वल्स टू mod of x हो जाएगी नहीं। ठीक है, तो इसका मतलब x r1 x हो रहा है, x r1 x मतलब क्या होगा, r1 क्या होगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। रिफ्लेक्सिव हो गया। ठीक है, दूसरा आता है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक हमने मान लिया लेट x, y बिलोंग्स टू r। ठीक है बेटा, तो इफ mod of x इक्वल्स टू mod of y, इसका मतलब क्या होगा बेटा, mod of y इक्वल्स टू mod of x हो जाएगा कि नहीं। ठीक है, इसका मतलब y, x भी क्या हो रहा है, बिलोंग्स टू r1 हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब r1 क्या होगा बेटा, आपका सिमेट्रिक हो जाएगा। क्लियर होगी बात। ट्रांजिटिव की बात कर रहे हैं। ट्रांजिटिव के लिए हमने मान लिया कि x, y बिलोंग्स टू r और y, z भी क्या हो रहा है, बिलोंग्स टू r। ठीक है, ठीक, तो चलिए देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, mod of x इक्वल्स टू mod of y एंड mod of y इक्वल्स टू mod of z। तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ बेटा, mod of x इक्वल्स टू mod of z बोल सकता है कि नहीं, बोल सकता हूँ। तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ x, z भी क्या हो रहा है, बिलोंग्स टू r1। इसका मतलब r1 भी क्या हो रहा है बेटा, ट्रांजिटिव हो रहा है। तो आपको पता है कि अगर कोई सा भी फंक्शन, है ना, कोई सा भी रिलेशन अगर आपका रिफ्लेक्सिव हो रहा है, सिमेट्रिक हो रहा है, ट्रांजिटिव हो रहा है, तो उसे क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं कि नहीं। ठीक है ना, तो यहाँ पे 4th पार्ट क्या हो जाएगा बेटा, इक्विवेलेंस रिलेशन। क्लियर होगी बात। ठीक है, तो 7th का आंसर क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ इसमें, जिनके पास अगर टाइम है थोड़ा सा उस पर टाइम दो। ठीक है ना, एक प्रॉपर्टी होती है क्या, कि x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x क्या होता है बेटा, फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x होता है कि नहीं। ठीक है, आपको ये पता होगा कि फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x कहाँ से कहाँ के बीच लाई करता है बेटा, 0 से 1 के बीच में लाई करता है। ठीक, तो ये gx क्या लिखा है, बेसिकली gx जो लिखा है, ये लिखा है x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस 1। इसका मतलब क्या हो जाए बेटा, फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x माइनस 1। तो फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x माइनस 1 का रेंज निकाल लेते हैं। तो फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x माइनस 1 मतलब 0 माइनस 1 लेस देन आर इक्वल्स टू फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x माइनस 1 लेस देन क्या हो जाएगा बेटा, 1 माइनस 1 0। ठीक है ना, जिसका मतलब -1 से 0 के बीच में लाई करने लगा ना, -1 से 0 के बीच में लाई कर रहा है। -1 से 0 का मतलब क्या होगा बेटा, नेगेटिव हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, आपका gx क्या हो रहा है बेटा, नेगेटिव हो रहा है कि नहीं, gx आपका नेगेटिव हो रहा है। ठीक, क्लियर की बात, gx आपका नेगेटिव हो रहा है। इसका मतलब f ऑफ जो gx आएगा वो क्या हो जाएगा बेटा, एफ एक्स। देखो अब देखो कब नेगेटिव हो रहा है, मतलब एक्स जब लेस देन 0 है, उसमें एफ एक्स किस बराबर हो जाएगा, -1। तो एफ ऑफ जी एक्स किस बराबर हो जाएगा बेटा, -1। क्यों, क्योंकि आप एक्स लेस देन 0 बोला है ना, तो नेगेटिव के लिए हमको चेक करना है। तो नेगेटिव के लिए एफ एक्स आपका कितना हो रहा है, -1 हो रहा है। ठीक, तो यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा बेटा, -1। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन। ठीक है ना, तो बस इसमें फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स की प्रॉपर्टी, फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स का रेंज कितना होता है बेटा, 0 से 1। रेंज ऑफ फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स क्या होता है बेटा, 0 से 1 पे क्या लगता है, ओपन इंटरवल। क्लियर की बात। तो मैं सभी कराऊंगा ना, जब मैं फंक्शंस में स्टार्ट करूंगा तो सारे ग्राफ्स के बारे में एक एक करके मैं एक्सप्लेन करूंगा अच्छे से। ठीक है, तो आप उस पर ध्यान दे लीजिएगा। फिलहाल के जिनको पता होगा वो चीज़ तो देख ही सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन 9 बोला कि इफ ए बी एंड ए प्लस बी आर आइडम पोटेंट मैट्रिक्स। तो आइडम पोटेंट का मतलब ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए हो जाएगा और बी स्क्वायर इक्वल्स टू बी हो जाएगा, और ए प्लस बी का स्क्वायर इक्वल्स टू किसको बराबर हो जाएगा बेटा, ए प्लस बी के बराबर होगा ना। ठीक है ना,
तो हम एक काम करते हैं, हम लोग ए प्लस बी का होल स्क्वायर कर देते हैं बेटा। तो कितना हो जाए बेटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए होगा कि नहीं, ठीक है। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर आइडेंटिटी मैट्रिक्स ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए प्लस बी ही होगा, ठीक है। ए स्क्वायर की वैल्यू किस बराबर हो जाएगी, ए के बराबर, बी स्क्वायर की वैल्यू किस बराबर हो जाएगी, बी के बराबर, प्लस हो जाएगा ए बी प्लस बी ए होगा, ठीक है। ए से कैंसिल आउट हो जाएगा, बी से बी नहीं, बाई कैंसिलेशन लॉ से, ठीक है। तो इसमें मैं बोल सकता हूँ ए बी प्लस बी ए किस बराबर हो जाएगा बेटा, 0। ए बी प्लस बी ए इक्वल्स टू 0, दैट इक्वल्स टू सेकेंड पार्ट। क्लियर होगी बात नहीं, ठीक है। तो बस इसमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी लगा देनी है और उसके बाद से आपको सिंप्लीफाई कर देना है। क्लियर है, चलिए मूव करते हैं सेकंड 10th क्वेश्चन पे। 10th क्वेश्चन आसान है। बोला द एग्जैक्टिव वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच एफ एक्स टू कॉट इनवर्स एक्स प्लस एक्स इज इंक्रीजिंग। तो इंक्रीजिंग के लिए पहले क्या करते हैं बेटा, एफ डैश एक्स से निकालेंगे ना। पहले एफ एक्स कितना दे रखा बेटा, कॉट इनवर्स ऑफ एक्स प्लस एक्स। तो एफ डैश ऑफ एक्स किस बराबर हो जाएगा बेटा, -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो -1 प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा बेटा एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो अच्छा बताइए एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू किस बराबर आ जाएगी बेटा, एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आप देख सकते हो ना, एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा कि नहीं, ऑलवेज पॉजिटिव फॉर ऑल एक्स, हो कि नहीं, ठीक है ना। एक्स की वैल्यू आप कुछ भी डाल दीजिए, +1 +2 +3 चाहे -1 -2 -3, तो भी क्या होगा, सबके लिए क्या आएगा, हमेशा पॉजिटिव आएगा ना। तो मैं बोल सकता हूँ क्या कि एफ डैश एक्स क्या हो रहा है बेटा, हमेशा 0 से बड़ा आ रहा है, किसके लिए, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर का मतलब -∞ से +∞। क्लियर होगी बात, ठीक है ना। तो बस हमको यही देखना होता है इंक्रीजिंग में कि हमारा एफ डैश एक्स कहाँ पे आपका पॉजिटिव आ रहा है इंक्रीजिंग के लिए, और अगर डिक्रीजिंग पूछ रहा था तो एफ डैश एक्स कहाँ पे नेगेटिव आ रहा है, वो इंटरवल हमको लिख देना होता है, ठीक है। तो आप इंक्रीजिंग की बात बोला है, तो इंक्रीजिंग के लिए हम देखेंगे एफ डैश एक्स कहाँ पे पॉजिटिव हो रहा है। तो हमने देखा कि एक्स की सारी वैल्यूज़ के लिए पॉजिटिव हो रहा है, क्योंकि स्क्वायर है, ठीक है। स्क्वायर के लिए भाई कोई सा भी एक्स की वैल्यू रखोगे हमेशा क्या आ रहा है, पॉजिटिव आएगा। तो इसका मतलब क्या होगा, सारे रियल नंबर्स के लिए क्या होगा आपका, इंक्रीजिंग करेगा, ठीक है बेटा। तो आई होप आज आपको क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे लगे होंगे। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए, जितना हो सके उतना आप शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है, सपोर्ट करिए, ठीक है, ताकि आप लोगों का भी भला हो जाए, ठीक है स्टूडेंट्स, और खूब मेहनत करिए। चलिए आज के लिए इतना ही, और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, वहाँ पे आपको क्विजेज़ मिलेंगे, बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस मिलेंगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके बाय।